नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। नीति आयोग ने अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति नाम से देश के लिए समग्र विकास नीति जारी की है, जिसमें 2022-23 के लिए लक्ष्यों पर फोकस करते हुए 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसे तैयार करते समय सरकार के भीतर केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 800 से ज्यादा स्टेक होल्डर और लगभग 550 एक्सपर्ट के साथ गहन चर्चा और मंथन हुआ है, ताकि वर्ष 2018 से 23 के दौरान लगभग 8% जीडीपी की विकास दर हासिल करने के अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाना मकसद है। साथ ही 2030 तक भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। तो समझेंगे कि असल में ये जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ये फोकस कहां पर कर रहा है, कौन से बड़े सेक्टर हैं जहां पर बड़े बदलाव की बात इसमें कही गई है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और जो रोड मैप है वो कितना प्रैक्टिकल है और उसे ज़मीन पर लागू करने के लिए हर्डल्स क्या हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय दुआ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, स्वागत है। सुशील चंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका स्वागत है। और फोन लाइन पर विक्रम सिंह जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी नीति आयोग से। शुरुआत में भट्टाचार्य सर आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, कई सारे सेक्शन हैं और सब सेक्शन हैं, लेकिन जो गोल मेन है वो क्या बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, और उसके लिहाज से अगर इन सेक्टर्स को देखें तो वो कितने क्रूशियल, कितने इंपॉर्टेंट दिखते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे गोल्स हैं, इंक्लूजन है, एग्रीकल्चर के ऊपर गोल, काफ़ी सारे ऐसे स्तंभ हैं, पर जो एक चीज़ जो इस सारी जो विजन को जो अंडरपिन कर रही है, जिसका आधार है, आधार जो है इसका, वो है ग्रोथ का आधार है। और वो ग्रोथ के ऊपर मैं आपको सिर्फ 2-3 बिंदुओं को ऊपर आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो है कि जो ग्रोथ रेट का जो एस्टिमेट दिया गया है वो सालाना 8% का है। मैं मानता हूँ कि ये एक रिकग्निशन है कि जो रियलिटी के साथ रिकग्निशन है ये, कि जो अगर आप विजन डॉक्यूमेंट देखें तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है 3.5-4% में, पर हाँ आप टारगेट लगा रहे हैं 6-7% की। पर मुझे लग रहा है कि अगर आप 7-7.5 में चल रहे हैं और 8% ग्रोथ रखें टारगेट, तो एक रियलिस्टिक टारगेट है, अचीवेबल टारगेट भी है, और इससे बढ़ भी सकता है अगर हम 2-3 चीज़ें करें। तो पहली बात तो मुझे नज़र आती है कि एक रियलिज्म है इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट में ग्रोथ रेट के ऊपर। पर इसके साथ साथ जो सारे जो अलग बिंदु आती हैं उसमें मुझे ज़रा कुछ संदेह आता है। एक तो है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो इस वक्त अगर सेंटर लें और स्टेट लें, इस वक्त 17% है टू जीडीपी। उसको बढ़ा के अब 22% वाले की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एक टारगेट है जो टारगेट हम एक तरफ तो हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। भाई टैक्स रेट बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा टैक्स अनफ्रेंडली बन जाइए, लोगों से टैक्स मांग लीजिए, 17 से 22% का 25% हो जाएगा आपका। और दूसरा है, जिस तरह से अभी तक जो ग्रोथ आया है वो टैक्स रेट बढ़ाने से नहीं आया है, टैक्स कंप्लायंस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाकर। तो ये देखना पड़ेगा कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का जो टारगेट जो है, गोल जो लक्ष्य है, वो किस तरह से ये अचीव करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात, जो अंतिम मैं बात इसके बारे में शुरुआती दौर में कहूँगा, कि वो है आपका इन्वेस्टमेंट रेट के ऊपर, जो ग्रोथ को अगेन अंडरपिन कर रहा है। उसका जो टारगेट दिया गया है वो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट रेट है 29% में नीचे आ गया है। उसको ये टारगेट है कि 2023 तक 36% में ले जाया जाएगा। पर मुझे लगता है कि जो 8% ग्रोथ रेट और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2023 और 36% की जो इन्वेस्टमेंट रेट जो है, इसमें तालमेल मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट रेट 36% देखेंगे तो मुझे लगता है कि ग्रोथ आ जाएगा आपका 9%। तो इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में ये कहा
कि ये मुझे लगता है कि काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है ग्रोथ के हिसाब से। Okay. और बाकी जो इश्यूज जो हैं एग्रीकल्चर में वो बहुत सारे चैलेंजिंग इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजिंग इश्यूज हैं, आपके इंक्लूजन के ऊपर चैलेंजिंग इश्यूज हैं, आपके डिजिटल जो एक इंक्लूजन की बात की है, इसमें बहुत बड़ा एक चैप्टर है डिजिटल इंक्लूजन के बारे में, वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग इशू है। पर सारी चीज़ों को अंडरपिन कर रहा है ये ग्रोथ का टारगेट, और मुझे लगता है कि ये रियलिस्टिक है। पर इसके ऊपर हमें काफ़ी टैक्स टू जीडीपी रेशियो और इन्वेस्टमेंट रेट के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा। ओके दुआ सर, गवर्नेंस को लेकर इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है, और हमने जैसा कि कहा भट्टाचार्य जी ने कि गवर्नेंस के तरीके से ही टैक्स या कई चीज़ों में हमने देखा है कि जो हमने उसका दायरा बढ़ाया या फिर उसका जो रेशियो बढ़ा है। गवर्नेंस में जो तमाम बातें इसमें फोकस की गई हैं उसे आप कैसे देखते हैं, और आज के दौर में और जिसमें बात कही जा रही है कि उससे एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा? जैसे कहा गया है अभी, अगर उससे गवर्नेंस के प्रश्न से पहले मैं अगर कुछ एक दो शब्द कह सकूं कि ये जो 8.2% भी हमने 2015-16 में अचीव किया है इसी सरकार के नीचे, अब हम कह रहे हैं औसत हम 8% करेंगे। मुझे लगता है कि हमें जरूरत जो थी एक 10% के आसपास आने की, अगर देश में जरूरत है, अगर हमने अपने गरीबों का कुछ उत्थान करना है। नहीं तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल जो जिस मॉडल पे हमने काम किया है कि कोई विशेष ध्यान हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे हम देश में गरीबों का उत्थान कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट कितना होगा हम क्रिएट करेंगे। जैसे पहले कहा गया था कि हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल देंगे, तो मतलब 10 करोड़ इस 5 साल में आना था। उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट कुछ टारगेट ग्रोथ के ऊपर, कुछ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ नहीं कह रहे। बहुत अब जीडीपी रेशो और इन्वेस्टमेंट रेशो की बात की, टैक्स जीडीपी रेशो और इन्वेस्टमेंट की बात की गई। पॉसिबल है आपको 36% पे 9%, 10% आने की, अगर आप थोड़ा ज़्यादा लक्ष्य देंगे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को। और सबसे बड़ा इसमें है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र और लघु उद्योग, उनके ऊपर हम पहले से अगर ज़्यादा करें तो हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है देश में कि हमें इनइक्वालिटीज़ कम करनी है। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ जो हमारे अभी तक के ग्रोथ मॉडल से बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हुई। तो मेरी इच्छा थी, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट जिसके बाद आगे डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगी, कि इसके अंदर अगर पिछले डॉक्यूमेंट से जो 11 प्लान्स हो चुके हैं और ये 13वां प्लान होता अगर चल रहा होता, कि हमने पहले से अगर कोई चेंज करना था कि ये प्लान है जिसमें सरकार ज़रूर चाहेगी 9% 10% रेट ऑफ ग्रोथ हो, पर हम मॉडल थोड़ा बदल रहे हैं। मॉडल ये प्लान है कि सरकारी खर्चा, सरकारी कंसंट्रेशन होगी जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां अपने आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आती हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज़ में हम, और कृषि क्षेत्र में कि कृषि का फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगी, वो ठीक सब बात है। हमें एक्चुअल कृषि को जो अपने कृषक हैं उनके ऊपर क्या करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरत थी। मुझे लगता है कि मैं शुरुआत में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो दृष्टिकोण जो पहले से फेर बदल होता, कोई नया आता, वो मुझे इस प्लान डॉक्यूमेंट में नहीं दिखा। और जो गवर्नेंस इश्यूज है वो उससे मॉडल से रिलेटेड है, जिसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, क्योंकि आप उन मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं, खासतौर पर एचआरटी, क्योंकि जब बात हो रही है हेल्थ एजुकेशन की और कहा जा रहा है कि ये ड्राइवर की तरह काम कर सकते हैं, और इंक्लूजन की बात यहाँ पर की गई है इस विजन डॉक्यूमेंट में, ये 2-4 जो बड़े अहम, मैं कहूँ कि कोर सेक्टर माने जा रहे हैं, और जो विज़न इसमें दिख रहा है, क्या बड़े बदलाव आपको लगता है कि अगर हम इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को, इसकी ग्रोथ और इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उसे हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं 2022-23 तक, तो इन सेक्टर्स में या इस पूरे क्षेत्र में किस तरीके की ज़रूरत या क्या बड़े हर्डल्स दिखते हैं जिन पर पार पाना होगा? पहले मैं एक तो सामान्य बिंदु, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। जी।
सामान्य बिंदु देखिए ऐसा है, हम मेरा जो एक्सपीरियंस 40-50 साल का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमको टारगेट और ज़्यादा रखना चाहिए। अधिक टारगेट रखते हैं तब हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं। 8% का टारगेट अगर हम रखते हैं तो 6.5%, 7% भी हम पहुंच जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो मेंटालिटी है, हम बहुत खुश हो जाएंगे, अपने एफर्ट्स उतने ही करके रहेंगे। इसलिए मैं दुआ जी से सहमत हूँ कि टारगेट हमें 10% के आसपास रखना चाहिए। दूसरी बात कि ये एक विश लिस्ट है, ये हम करना चाहते हैं, ये तो हम 4.5 साल पहले भी करना चाहते थे, लेकिन किन किन चीज़ों में क्या क्या कठिनाई थी, क्या हमारे एक्सपीरियंस थे, उससे क्या लाभ मिला, क्या हम स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, ये कहीं आना चाहिए, वो शायद आगे आवे। अब इसके बाद जैसा कहा गया कि कैपिटल फॉर्मेशन, टैक्स रेट, ये सब बड़े मुश्किल मुद्दे हैं जिनमें हमें कोई खास प्रगति नहीं मिली है। टैक्स रेट जरूर जीएसटी की वजह से कुछ हमारे परसेंटेज बढ़ी होगी और साथ ही साथ जो टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है। अब इस पर आते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे। देखिए ये बहुत बेसिक फैक्टर्स हैं और एजुकेशन से ही रिलेटेड जॉब और एम्प्लॉयमेंट है। सारी दुनिया में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो आपको बेसिक हुनर देती है, बेसिक टूल्स देती है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड होती है और हायर एजुकेशन जो है वो लीडरशिप के लिए डेवलप करती है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयबल हैं। तो हम उसको जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन ना तो सेकेंडरी लेवल पर दे पा रहे हैं, ना हायर लेवल पे जो एजुकेशन है उसको R&D से रिलेट करके इंडस्ट्री ओरिएंटेड कर पा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसमें पिछले 4-5 सालों में जो मुझे जानकारी हुई है, मैं उसमें किसी कमेटियों में नहीं रहा हूँ, कि कई कमेटियाँ बनी हैं एजुकेशन में और लास्ट कमेटी जो है वो कस्तूरी रंगन जी की है, जिसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। जब रिपोर्ट आएगी तो शायद समय नहीं होगा कि उसको वर्तमान सरकार इम्प्लीमेंट कर सके। इसी प्रकार हेल्थ में देखिए बहुत बड़े बड़े देश जिनकी की आय हमसे बहुत अधिक है और आबादी हमसे बहुत कम है, वो हेल्थ केयर के बर्डन से करीब करीब जो है वो परेशान हो रहे हैं और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अगर हम उसी को लागू रखेंगे तो हेल्थ केयर का बर्डन बहुत हो जाएगा और हम स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। इसमें भी हमें देखना है कि वेस्टर्न सिस्टम और इंडिजिनस जो सिस्टम है, दोनों को इंटीग्रेट करके हम उसका प्रचार प्रसार अधिक बढ़ा पाएं, तो लो कॉस्ट डिलीवरी सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ऐसे मामले हैं। इसी तरह गवर्नेंस रिफॉर्म, हम पुलिस रिफॉर्म नहीं कर पाए, सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं कर पाए। गवर्नेंस रिफॉर्म पर अलग से चर्चा करना चाह रहा था, उस पर आऊंगा। उससे पहले विक्रम सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी नीति आयोग में। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से जो तमाम हमारे एक्सपर्ट और पैनलिस्ट इस वक्त हैं कि जो ये विजन एक तरीके से डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों ने जारी किया है, खासतौर पर ग्रोथ रेट को लेकर या इकोनॉमी की साइज को लेकर कहा जा रहा है कि टारगेट हमें कुछ और ज़्यादा बड़े रखने चाहिए थे। ये व्यावहारिक दिख रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़े टारगेट होते हैं तो फिर हमारी प्रयास कई गुना ज़्यादा दिखते हैं। बेसिक जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस ओवरऑल डॉक्यूमेंट में क्या बड़े की फैक्टर आपको ऐसे दिखते हैं जिन पर इस बार ज़्यादा फोकस करने की बात है, और पिछले जो अनुभव हैं 4-5 साल के, उससे हमने क्या बदला है रूट? देखिए, इसके अंदर आपने जब डॉक्यूमेंट को जब गहराई से इसका वो किया जाएगा कि जो एक्सपर्ट साहब ने कहा है वो बात सही है, परंतु जब गहराई के अंदर जाएंगे तो जो ईच इंटीग्रल सेक्टर है, जैसे कि मैं खनन क्षेत्र की बात करूं कि जब गत वर्षों में हमने खनन क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, सभी के लिए बेसिक इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमने एक आमूलचूल परिवर्तन किया कि हमने जो है मिनरल सेक्टर को जो है ऑक्शन के एलोकेशन के थ्रू हमने अडॉप्ट किया। परंतु अभी देखा कि उसका परिणाम देखने में आ रहा है कि ये हमारे यहाँ पे पिछले अभी मिनरल सेक्टर की जो ग्रोथ नेगेटिव में भी चली गई है। तो उन चीजों को देखते हुए ही जो इस डॉक्यूमेंट में प्रस्ताव दिया गया है कि नहीं, हमारे को देश के अंदर एक्सप्लोरेशन बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मिनरल सेक्टर के अंदर हमारा इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट जो है पेट्रोलियम सेक्टर से भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखा गया कि ये समस्याएं क्या आ रही हैं और देश की आवश्यकताएं क्या है, मेक इन इंडिया के लिए हमको क्या आवश्यकता है, तो उनको देखते हुए काफी इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर
किस चीज को बदलाव की आवश्यकता है। तो जो सरकार की अभी तक नीति रही है उससे थोड़ा हटकर इसके अंदर परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं कि भाई हम इसके अंदर जो है जो भी हमारे मिनरल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम जो वापस फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो आदमी एक्सप्लोर करेगा उसको मिनरल राइट्स भी देने का हम प्रोविजन इसमें प्रपोज कर रहे हैं, ताकि तो इस तरीके से हर सेक्टर के अंदर कि जो भी अनुभव रहे हैं हमारे उसके कारण से जो बाधाएं आ रही हैं तो उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया कि उन मूलभूत रूप से जो हम परिवर्तन के प्रस्तावित कर रहे हैं उन परिवर्तन के अंदर यदि उनका 50% भी अचीव कर लेंगे तो जो ग्रोथ टारगेट जो हमने एनालिसिस किया गया है वस्तु हम भी जानते हैं कि यदि हम सारा इनको प्राप्त कर लेंगे उसको 75% यदि प्राप्त कर लेंगे तो ग्रोथ सर्टनली 9% से ऊपर जा सकती है, 10% तक पहुंच सकती है। परंतु यदि उसका 50% भी प्रस्ताव हम अचीव कर लेते हैं परिवर्तन को जो हमको रिफॉर्म्स हमको ने प्रस्तावित किए हैं तो निश्चित रूप से 8% से कहीं हम ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे। ओके सर। तो इस तरीके से जो सेक्टर वाइज आप जब इनका आप अध्ययन करेंगे यदि उस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये नई नई चीजों को देखते हुए जो पिछले अनुभव है उसको देखते हुए उसको प्रभावी रूप से बदलने का। और चलिए मैं दो और महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर आना चाह रहा था अपने एक्सपर्ट के साथ। दुआ साहब, दो बातें और हैं। एक कॉमन टैलेंट पूल की बात हो रही है, यानी स्टेट सर्विसेज जो हैं और जो सेंटर की सर्विसेज हैं उसमें कॉमन पूल की बात है। उससे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में जब जो बंटवारा है संवैधानिक तौर पर उसके नज़रिए से ये जो सुझाव है या जो एक विश है ये, और दूसरा एज फैक्टर को लेकर भी कहा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज उसमें जो एज बार उसको और कम करके नीचे लाया जाए ताकि यूथ टैलेंट जो है उसको ज़्यादा मौका मिल सके काम करने का। देखिए जी, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस, ये जो 3 सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, वो टैलेंट पूल सेंटर को भी उपलब्ध है, स्टेट्स को भी। एक्चुअली वो पहले स्टेट्स के पास होते हैं और स्टेट से ड्रॉ करके सेंटर को डेपुटेशन में आते हैं। अब ऐसे हम कुछ और पूल बना ले, अच्छा आइडिया है जी कि हम अच्छे टैलेंटेड रिसर्च साइंटिस्ट का बना लें, हम अच्छे इंजीनियर्स का बना लें जो आज जो आवश्यकता है उसका अनुसार। उसके ऊपर मेरा दो मत नहीं है। मेरा कुछ और चीज़ पे फोकस है कि ये टैलेंट पूल कहिए या जो कहिए सबको उपलब्ध हो, पर अड़चन ये है कि सेंटर और स्टेट्स के जो सहकार्यता की ज़रूरत है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे अगर ये टैलेंट पूल बन गया। जैसे आपको याद हो कि जब जयललिता जी मुख्यमंत्री थी, कितनी बार वो कहती थी सेंटर ये मेरे अधिकारी हैं, मुझे चाहिए, सेंटर को वापस भेजना पड़ेगा। ये तो मामला ऑलमोस्ट कोर्ट में जाके तय होने वाला था। अपने सामंजस्य जो है वो बैठाना होगा। हाँ, कि वो बैठाने की जरूरत है। और जो अगर कॉर्पोरेट जो आप बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे थे, मेरे मन में ये था कि आप ये 9%, 8% तभी रेट ऑफ ग्रोथ अचीव कर पाएंगे जब आपका सेंटर और स्टेट्स एक ही पेज पे हैं। अगर आपके उसका अंदर अलग अलग विषय अलग अलग रहा दृष्टिकोण तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए अभी आपने देखा ही है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आते सारी मतलब री इलेक्ट होने के बाद कहना शुरू कर दिया जी कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट जितने हैं वो सब स्टेट्स को आना चाहिए। कि कारण बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहूँगा कि 70-75 साल पहले स्टेट्स के पास इतना टैलेंट नहीं था। सेंटर थोड़ा अंग्रेजों के राज से जब आ रहे थे कि सब अधिकारी ज़्यादा इधर होते थे या सीनियर, उसको रिविजिट करने की जरूरत रिविजिट करने की बहुत ज़रूरत है। स्टेट्स को आपने बोर्ड पे लेना है, तभी आपका टैलेंट पूल, तभी आपका ऑल इंडिया सर्विसेज का कॉन्सेप्ट और उसको वाइडन करना वगैरह जिसकी आवश्यकता है तब ये हो पाएगा। त्रिपाठी जी, आपका क्या टेक है, क्या राय है इसको लेकर? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत जो है एक कॉन्टिनेंट की तरह है और इसके स्टेट्स जो है अधिकांश राज्य जो देश हैं उनसे बड़े बड़े हैं, उनकी समस्याएं भी इसी तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो बिना स्टेट्स को साथ लिए हुए आप किसी कार्यक्रम को उचित प्रकार से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और कोई भी योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन योजना उतनी ही उपयुक्त होती है जितना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर स्टेट्स के सहयोग से ही होता है। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं तो कहूँगा उस ज़माने में सरदार पटेल को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाए रखा,
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मीडियम है जिससे स्टेट और सेंटर का सामंजस्य बना रहता जी। है। वरना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जिस तरीके से उनका आपस की रिलेशनशिप है कि वो तो कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है किस स्टेट में क्या हो, इसलिए उनके ऊपर बल दे करके, और मैं ये भी कहूँगा नीति आयोग भी स्टेट्स के साथ बैठक करे और स्टेट्स के साथ जाकर के इम्प्लीमेंटेशन की कठिनाइयों को दूर करने की भी कोशिश करे, जो किसी समय प्लानिंग कमीशन अपने स्तर पर थोड़ा बहुत करता था। जी जी। नीति आयोग भी उसमें कुछ पहल करे तो और उचित होगा। एक भट्टाचार्य सर, जो एक और जो आप बात हो रही है इस पर थोड़ा सा कि जो स्टेट में सर्विसेज हैं या फिर जो बड़े अहम रोल वाली सर्विसेज हैं उनको लेकर हम देखते हैं कि मामले ज़्यादातर राज्यों में कोर्ट तक चले जाते हैं, कई साल दशक तक वो हल नहीं होते। क्या इसका एक उपाय ये है कि आप एक कॉमन सर्विसेज के ज़रिए पूल को लाएं और फिर आप उसको देखें कि किस राज्य को किस तरह के पूल की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह से अभी कहा गया है कि जो ऑलरेडी जो आपकी जो व्यवस्था जो है उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का एक प्रावधान दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप एक्सपैंड करें, इसका विस्तार करें, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। पर अगर आप जो कोड वाली बात कर रहे हैं, उसकी समस्या जो आ रही है उसको अगर हल करना चाहें तो उससे आप इस व्यवस्था को और भी आप विस्तार कर सकते हैं और भी सर्विसेज इसमें ला सकते हैं, जिससे कि वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज बन जाए, जिससे भी उसको स्टेट और सेंटर दोनों को एक सुविधा मिले। पर मुझे लग रहा है कि हालांकि ग्रोथ रेट में ये विजन डॉक्यूमेंट उच्चाकांक्षी नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट पूल की जगह में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में उच्चाकांक्षा की बहुत बड़ी कमी है इस मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज को आप एक्सपैंड करें उससे ही ये समस्या हल होगी, मुझे नहीं लगता। इस वक्त जो आगामी दशक की जो बात कर रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का जो एक बहुत बड़ा एक एजेंडा है, और किस तरह से हम एक्सपर्टीज बाहर से इंडक्शन कर सकें, जिससे कि एक सिविल सर्विसेज एक्चुअली और एक्सपर्ट्स का एक सम्मेलन हो सके, उसमें के बारे में कोई ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि आज की दशक में, अगली दशक में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट जो आएंगी, उसके लिए सिर्फ सर्विसेज को ही रिफॉर्म करना ज़रूरत नहीं होगा, पर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स की जो क्या रोल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, टेक्नोक्रेट के लिए अब आप आरबीआई गवर्नर चले गए तो आपने एक सिविल सर्वेंट को आपने वहाँ पे बिठा दिया, उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रही है। पर मुझे लगता है कि सरकार में भी, सिविल सर्विस में भी जो किस तरह से हम टेक्नोक्रेट्स की एक इम्पोर्टेंस ला सकें, ये बहुत बड़ी एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके बारे में मेरे ख्याल से इस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया गया है। वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। वक्त की कमी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि जो नया संकल्प पत्र है उसमें क्या इशारा किया गया है, क्या विश है और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है और रास्ते की अड़चन क्या है। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था दूध की शुद्धता को लेकर जो सैंपल किया गया और उसकी रिपोर्ट सामने आई है। रोहित कुमार लिखते हैं कि दूध हमारे खाद्य पदार्थ का सबसे अहम हिस्सा है, इसमें हानिकारक तत्वों का मिलना चिंता का विषय है। सरकार को दूध उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं को उचित सलाह देने और उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।